हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, हम 10 दिन से लगातार यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं। आज पुनः एक प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और यह देखकर अच्छा लग रहा है कि आप सभी का स्कोर अच्छा आ रहा है। सभी ईमानदारी से टेस्ट करें और अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करें। जो भी कोई नया है तो क्वेश्चन पेपर करने का तरीका आपको पता ही है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, साथ में आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें और सही विकल्प का चयन कर आंसर दे दें। आंसर कमेंट करके शेयर करेंगे सभी। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ। विकल्प है मागधी, पैसाची, शोरसेनी, अर्धमागधी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट, शोरसेनी अपभ्रंश से। आप जानते हैं कि शोरसेनी जो अपभ्रंश है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। ब्रज आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी आती है, खड़ी बोली आती है, कोरवी आती है। ये जो हैं ये आपकी क्या हैं, शोरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। विकल्प है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डीभोर डोग। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, अवहट है। अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था को ही क्या कहते हैं, अवहट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। विकल्प है 8, 12, 10, 9। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा 8। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, 8 स्वर थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। विकल्प है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल बिहार। मगही किस प्रदेश की हिंदी बोली है, बिहार की। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। विकल्प है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। पारिवारिक वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। विकल्प है 8वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा, क्या होगा, C4 कैट 10वीं सदी। हमने याद भी इनको अच्छे से कर रखा है। पुष्पदंत है तो दंत से क्या याद कर रखा है, 10 याद कर रखा है। पुष्पदंत कौन सी के थे, 10वीं सदी के। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दोहा कोश किसकी रचना है। विकल्प है विद्याधर, सरहप्पा, पुष्पदंत, शबरपा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, सरहप्पा। आप सभी को पता है दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना। सरहप्पा कहो, सरहपाद कहो, सरोज बज्र कहो, राहुल भद्र कहो, सभी सरहप्पा के ही नाम हैं। सबरपा की अगर रचना पूछी जाती है तो कौन सी होती है? दोहा गीत। ध्यान रखिएगा, सबरपा की कौन सी है? दोहा गीत है। कोड भी हमने अच्छे से याद किया था। देखो, सरहप्पा का क्या है? दोहा कोश। ये पप्पा हैं, इनको हमें दोहा सुनाना पड़ता है, लेकिन इनको सबर कब आता है? जब उस दोहे को हम गीत बनाकर सुना देते हैं। तो दोहा गीत किसकी हो जाएगी? सबरपा की। और दोहा कोश किसकी होगी? सरहप्पा की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, काव्य की रीति सीखी, सुकबीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं। विकल्प है केशवदास, मतीराम, पद्माकर, भिखारी दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, भिखारी दास। आपको पता है ये भिखारी दास की ही पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां मैंने आपको अच्छे से करवा रखी हैं, सभी एक बार उसका रिवीजन मार ले। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हरी रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, ममता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, रसखान, नंददास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, कबीरदास। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास की पंक्तियाँ है ना, रहस्यवादी पंक्तियाँ हैं। करा हरी रस पिया जानिए, जे कभू न जाए खुमार, कि जिसने हरी रस को पी लिया है उसकी खुमारी कभी नहीं जाती है। ममता घूमत फिरे नहीं तन की सारे, कि वह अपने ईश्वरत्व में इतना बंध जाता है कि उसे तन का भी होश नहीं रहता है, तन की सुधि विसार देता है। कबीरदास की और भी आपने सुना होगा, बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, गूंगा सुन सुन मस्त होत तन की सुधि विसारी रे। कहते तन का भी उसकी भी उसे सुधि नहीं रहती है। इसी प्रकार यहाँ भी कह रहा है, ममता घूमत फिरे नहीं तन की सार, कि तन का भी उसे सार नहीं रहता, तन का भी होश नहीं रहता है। जब वह हरी रस का क्या पी लेता है? खुमार पी लेता है। हरी यहाँ कृष्ण से संबंधित नहीं है। हरी रस यहाँ कहा गया किससे संबंधित है? ब्रह्म रस से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कबीर। कभी हम हरि को देखकर रसखान लगा दें या सूरदास लगा दें, नहीं, किसकी हैं ये? कबीर की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देव कवि की रचना है। विकल्प है काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने दे ही दिया होगा, क्या हो जाएगा? भाव विलास। भाव विलास किसकी है? देव कवि की रचना है। लेकिन अगर काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय पूछा जाए तो ये किसकी रचनाएं हो जाएंगी? दोनों आपकी। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किसकी हैं आपकी? ये हैं भिखारी दास की। किसकी हो जाएंगी? भिखारी दास की रचनाएं हैं। रसराज किसकी है? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं, रसराज किसकी है? मतीराम की। किसकी हो जाएगी? मतीराम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर सभी ने दे ही दिया। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? किसकी है साहित्य लहरी? सूरदास की है। साहित्य लहरी सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है साहित्य लहरी, दूसरी हमारे समक्ष आ जाती है सूरसागर, सूरसागर, तीसरी हमारे पास आ जाती है सूरसारावली, सूरसारावली। ये 3 रचनाएं सूरदास की हमें फेमस मिलती हैं। साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसारावली है। दोस्तों साहित्य लहरी के अंतर्गत क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु इनकी तीनों की हमसे पूछी जाती है। तो जो साहित्य लहरी इसकी विषय वस्तु है, इसमें दृष्टिकूट पदों का वर्णन दिया गया है। दृष्टिकूट, इसमें दृष्टिकूट पदों का वर्णन है। जो सूरसागर है, सूरसागर में क्या है? सूरसागर में भ्रमर गीत है, आप जानते हो। सूरसागर में भ्रमर गीत है। और सूरसारावली, सूरसारावली में संसार को होली का रूपक मानकर, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, संसार को होली का रूपक मानकर रचना वर्णन किया गया है। किसमें? सूरसारावली में। तो पुनः देखिए, साहित्य लहरी एक दृष्टिकूट पदों का वर्णन है, संग्रह है। सूरसागर है, इसमें भ्रमर गीत की व्यवस्था है। और सूरसारावली में होली का रूपक मान, संसार को होली का रूपक मानकर वर्णन किया गया है। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अभी जो एग्ज़ाम था संस्कृत विभाग का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। और वहाँ दिया गया कि भ्रमर गीत सूरसारावली का हृदय है। गलत हो जाएगा। भ्रमर गीत सूरसारावली का हृदय नहीं है। किसका है? सूरसागर का हृदय माना जाता है भ्रमर गीत को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विकल्प है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, रामानंद। अष्टछाप की स्थापना किसने की? आंसर सभी का आ ही गया होगा, विठलनाथ ने। अष्टछाप के संस्थापक कौन माने जाते हैं? विठलनाथ ही माने जाते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पूछा गया कि स्थापना किसने की, तो विठलनाथ ने की। संस्थापक विठलनाथ ही माने जाते हैं। कब की? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। स्थापना का अर्थ यहाँ संस्थापक से लिया गया है। इसके संस्थापक कौन थे? 1565 में इसकी संस्थापना किसने की थी? तो विठलनाथ ने। दोस्तों जो अष्टछाप था, इसका ये मुहिम चलाई गई थी वल्लभाचार्य के द्वारा, लेकिन वल्लभाचार्य की बीच में ही मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये जो अष्टछाप था, इसमें 8 कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन था। और 8 कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं को एक जगह एकत्रित कर अष्टछाप बनाया गया था। लेकिन ये जो अष्टछाप पूरा किया, ये वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक माने गए वो कौन माने गए? विठलनाथ ही माने गए। और इसलिए आंसर भी क्या चुना गया? विठलनाथ ही चुना गया। 1565 ईस्वी में 8 कृष्ण भक्त कवियों का इसमें वर्णन है। 8 कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं यहाँ सम्मिलित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प है हितहरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, माधवाचार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों इससे पीछे के क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? स्वामी हरिदास हैं। हित हरिवंश मत याद रखना, मैंने कोड भी बनवाया था ये आपको कि सखी संप्रदाय, देखो स्वामी जो हरिदास हैं, ये इन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की। तो इस सखी संप्रदाय में कृष्ण की जो पूजा की जाती है, वो जो भक्त होते हैं वो सखी बनकर ही पूजा करते हैं। तो इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, हरि के दास, हरि के दास क्या बन जाते हैं? सखी बन जाते हैं।
हरि के दास सखी बनकर पूजा करते हैं। तो याद रहे सखी संप्रदाय किसका है? स्वामी हरिदास का। हित हरिवंश अगर मस्तिष्क में आ रहा है तो ये किसके हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के। हित हरिवंश राय किसके हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं। वल्लभाचार्य किसके संस्थापक थे आपके? वल्लभाचार्य ने शुरू किया था, संस्थापक तो वल्लभाचार्य नहीं थे। संस्थापक वल्लभाचार्य माने जाते हैं किसके? पुष्टि मार्ग के। किसके माने जाते हैं? पुष्टि मार्ग के। माधवाचार्य, माधवाचार्य का कौन सा संप्रदाय था? ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? ब्रह्म संप्रदाय माना जाता है माधवाचार्य का। ये अच्छे से हमने कोड में याद ही कर रखा है कि माधव की 2 पत्नियां थी, राधा और रुक्मिणी, और दोनों में भी हमें क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। यानी जो माधवाचार्य हैं उन्होंने क्या दिया था? द्वैतवाद दिया था। द्वैत का अर्थ 2 था, तो माधव यानी कृष्ण, तो माधव की 2 पत्नियां और दोनों में भी हमें ये जो ब्रह्म है इसको हम ब्रह्म बना लें। तो जो ब्रह्म है इसको ब्रह्म बना ले, संदेह बना ले, तो माधव की 2 पत्नियां, दोनों में भी हमें ब्रह्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विकल्प है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, हनुमान बाहुक। देखिए आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा मैम इनकी अंतिम रचना कौन सी है? कवितावली है। हाँ कवितावली है, लेकिन कवितावली का ही जो अंतिम पार्ट है वो क्या कहलाता है? हनुमान बाहुक कहलाता है। देखिए हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने स्वतंत्र रूप से की थी, लेकिन बाद में इसे कवितावली के अंदर ही जोड़ दिया गया था। तो अंतिम रचना इनकी कौन सी मानी गई? अगर हनुमान बाहुक हमारे पास ऑप्शन में होता है तो हनुमान बाहुक चुनेंगे, हनुमान बाहुक ऑप्शन में नहीं होता है तो किसको? कवितावली को चुनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो कौन सी है? आपकी कवितावली रचना है। इसी का ही एक जो सर्ग है वो क्या है? हनुमान बाहुक के नाम से जाना जाता है। लेकिन हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्ति के कारण की थी और ये रचना अलग से की गई थी, लेकिन बाद में इसे कवितावली में ही मिला दिया गया। इसलिए हमें विकल्प देखना होगा। अगर हनुमान बाहुक जो है वो दिया गया ऑप्शन में तो अंतिम रचना हनुमान बाहुक होगी, नहीं तो अंतिम रचना कवितावली होगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी माना है कि इनकी जो तुलसीदास की जो प्रारंभिक रचना है, जो प्रथम रचना है वो वैराग्य संदीपनी मानी जाती है और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। लेकिन विकल्प अगर हनुमान बाहु है तो हम हनुमान बाहुक को ही चुनेंगे। हनुमान बाहुक बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बाहु रोग से निदान के लिए लिखा गया था। बाहु रोग से छुटकारा पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की गई और ये स्वतंत्र रचना थी, लेकिन बाद में इसे कवितावली में ही मिला दिया गया था। कुछ इसके अलावा भी थोड़ी जानकारी देना चाहें, कुछ जो आलोचक हैं वो रामलला नेहचू को प्रथम रचना मानते हैं, रामलला नेहचू को प्रथम रचना मानते हैं और कवितावली को अंतिम रचना मानते हैं। तो ये हमें विकल्प में देखना पड़ेगा कि वैराग्य संदीपनी दिया हुआ है या रामलला नेहचू दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम आंसर को चुन देंगे। अगर ये पूछा जाए गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है, गोस्वामी तुलसीदास की प्रारंभिक रचना कौन सी है, विकल्प हमारे पास हो वैराग्य संदीपनी और रामलला नेहचू दोनों, तो उस कंडीशन में हम वैराग्य संदीपनी को ही चुनेंगे। अगर वैराग्य संदीपनी नहीं है तो रामलला नेहचू को चुना जाएगा। कौन किसके कहने पर लिखी गई थी, किसमें कितने दोहे थे,
ये सारी डिटेल मैंने वीडियो में डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इनके सभी रचनाओं की जो डेट है या उनके अंदर का जो विषय वस्तु है वो सारी डिटेल मैंने आपकी समक्ष रख रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? विकल्प है उस्मान, कुतुबन, मंझन, जायसी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा किसकी? कुतुबन की। दोस्तों सभी को याद ही होगा कि कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। इसको पहली रचना किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमने कोड बनाया था कि शुक्ल वन में मृग चराने जाते हैं। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना था? सत्यवती को, ईश्वरदास की सत्यवती को। और हमने कोड में याद भी किया था कि जब ईश्वर के समक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्य बोलते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वन में मृग चराने के लिए जाना पड़ता है। तो कुतुबन का वन लिया और मृग से मृगावती बना दिया। तो याद रहेगी कुतुबन की कौन सी? मृगावती। इसको प्रथम सूफी रचना किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उस्मान किसकी रचना है आपकी? उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली। कवि उस्मान की रचना कौन सी हो गई? चित्रावली होगी। मंझन की कौन सी हो गई? मधुमालती। मंझन की मधुमालती हो गई। जायसी की कौन सी हो गई? पद्मावत हो गई। ये सभी रचनाएं सूफी काव्यधारा की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? दोस्तों काव्य पंक्ति यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रही है, मैं बोल देती हूँ। काव्य पंक्ति है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत पंक्ति है आपकी, श्रुति सम्मत, श्रुति सम्मत हरि भक्ति, हरि भक्ति पंथ सजुत, पंथ संयुत विरति विवेक, विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संयुत विरति विवेक। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? हमारा आंसर हो जाएगा ए। किसकी है ये? रामचरित्र मानस की है, रामचरित मानस से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। दोस्तों ये विकल्प जो दिए गए हैं इसमें विकल्प हैं, ध्यान दीजिएगा। विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला विकल्प है केशव, पहला विकल्प बनाइए केशव। दूसरा विकल्प यहाँ है भिखारी दास, भिखारी दास। तीसरा विकल्प यहाँ पर है देव। चौथा विकल्प दिया गया चिंतामणि। चौथा विकल्प है चिंतामणि। पहला विकल्प केशव, भिखारी दास, देव, चिंतामणि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आप सभी को पता होगा ये पंक्तियाँ किसकी हैं, आपके देव की हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसकी पंक्तियां हैं? देव कवि की पंक्तियां हैं, बहुत बार पूछी भी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? विकल्प है रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी को पता ही होगा, आंसर क्या हो जाएगा? रसविलास। रसविलास किसका है आपका? चिंतामणि का। चिंतामणि, रसविलास किसका है? चिंतामणि का है आपका। ये मतीराम का नहीं है, बाकी रसराज है, ललित ललाम है, छंदसार है, ये तीनों ही किसके हैं? मतीराम के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिमुक्त कवि नहीं है? विकल्प है बोधा, ठाकुर, पद्माकर, आलम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा पद्माकर। हमें पता है रीतिमुक्त कवि कौन कौन से हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। घनबोध, ठाकुर, आलम है, घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, देव है। हमने कोड भी बनाया था क्या? आलम, घनबोध, ठाकुर, द्विज, देव। सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्माकर। पद्माकर जो है वो रीतिमुक्त कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडी चरित्र किसकी रचना है? बहुत बार पूछी गई है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। गुरु गोविंद है, भूषण है, लाल कवि है, सुदन है। जल्दी आंसर बताइए। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद दास की है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो जो बसे जाता दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों दसे जात मन मुकुर हमारे में। ब्राह्मण गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। ये प्रसंग है, ब्राह्मण गीत प्रसंग लिया गया है यहाँ पर, और कह रहा है कि इस प्रसंग के कवि कौन हैं? ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं? हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉगी। किसके द्वारा रचित हैं ये? आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्राह्मण परंपरा पर ग्रंथ का नाम क्या था? उद्धव शतक। कौन सा था आपका? उद्धव शतक। उद्धव शतक था। सूरदास का कौन सा था? ब्राह्मण गीत। नंददास का कौन सा था? भंवर गीत। नंददास का कौन सा था? भंवर गीत। सत्यनारायण कविरत्न का कौन सा था? ब्राह्मण दूत। याद दीजिए, एक जैसी ही रचनाएं हैं। नंददास का भंवर गीत है, सूरदास का ब्राह्मण गीत है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक है, और सत्यनारायण कविरत्न का क्या है? ब्राह्मण दूत है। इसको बड़े ही अच्छे कोड से हमने याद किया हुआ है, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। देखो, सूरदास ने ब्राह्मण गीत गाया तो जो नंददास थे वो भंवर में फंस गए। जब सत्यनारायण ने दूत भेजा तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने रत्नों का शतक लगा दिया। सूरदास ने ब्राह्मण गीत गाया तो नंददास भंवर में फंस गए। सत्यनारायण ने दूत भेजा
और रत्नाकर ने रत्नों का शतक लगा दिया। सभी हमें याद हो जाएंगी, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? विकल्प है भाषा योग वैशिष्ट, भास पद्म पुराण, नासिक के तोपख्यान और दृष्टांत सागर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट, नासिक के तोपख्यान। नासिक के तोपख्यान किसकी रचना थी? सदल मिश्र की, सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा राधा कृष्ण दास। अच्छे से याद होगा, हमने कोड बनाया था कि देखो राधा किससे कहती है? कृष्ण से कहती है कि गोवध को लेकर आज हिंदू निसहाय हो गए हैं। निसहाय हिंदू में किसका वर्णन है? गोवध का वर्णन है। इसकी विषय वस्तु क्या है? गोवध है। तो याद रखिए, राधा ने कृष्ण से कहा कि गोवध को लेकर आज हिंदू क्या हो गए? निसहाय हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? विकल्प है रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगता स्वयंवर। ये तप्ता है, तत्ता नहीं, ये तप्ता है। इसमें पै लगा लेना दोस्तों, ये तप्ता है। तप्ता संवरण और संयोगता स्वयंवर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B4 बोल महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की है। महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप दोनों रचनाएं किसकी हैं? राधा कृष्ण दास की हैं। महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप दोनों रचनाएं किसकी हैं? आपकी राधा कृष्ण दास की हैं। महारानी पद्मावती 1882 की रचना है, याद रह जाए, कई बार पूछ लिया जाता है हमसे। 1882। और जो महाराणा प्रताप है ये है 1897 की रचना। महाराणा प्रताप 1897 की। दोनों किसकी हैं? राधा कृष्ण दास की। बाकी जो तीनों बची हुई है यहाँ, ये किसकी हैं? श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया? विकल्प है 1863 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1881 ईस्वी। दोस्तों आपको ये भी बताना है कि किस नाम से किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब और किस नाम से किया? जल्दी से विकल्प चुनकर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा A 1863 ईस्वी में। किस नाम से किया था? शकुंतला नाटक। किस नाम से किया था? शकुंतला नाटक के नाम से किया था। राजा लक्ष्मण सिंह की तीन नाटक हैं जो अनुवादित हैं, तीनों आपको करवाए हुए हैं। शकुंतला है, शकुंतला नाटक है, रघुवंश है और मेघदूत है। तीनों जो कालिदास के नाटक थे उनका रूपांतरण इन्होंने किया था, अनुवाद इन्होंने किया था। तो
जो शकुंतला नाटक है इसका अनुवाद किया गया 1863 ईस्वी में। रघुवंश का किया गया 1877 ईस्वी में। और तीसरा था मेघदूत। मेघदूत की अभी मुझे डेट याद नहीं आ रही है। ये तीनों ही नाटक किसके थे? राजा लक्ष्मण सिंह के। हमने अच्छे से कोड से याद किया था कि राजा लक्ष्मण ने शकुंतला के पास रघुवंश में क्या भेजा? मेघदूत भेजा। तो तीनों ही हैं, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत, तीनों किसके हैं? राजा लक्ष्मण सिंह के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। विकल्प है अंधेरी नगरी, विश्वस्य विश्वोषधम, भारत दुर्दशा और वैदिक हिंसा न हिंसा भवती। हमारा आंसर आ जाएगा C4 कैट, भारत दुर्दशा। ये भारतीय नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये भारत है। इस तय को हटा देना, एक ही मात्रा को हटा देना। क्या है ये? भारत दुर्दशा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु का नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किस नाम से किया था इन्होंने? अनुवाद इन्होंने किया था पाखंड विडंबन के नाम से। लेकिन इसकी प्रतीकात्मक शैली किस में अपनाई गई है? भारत दुर्दशा में अपनाई गई है। दोस्तों भारतेंदु के नाटक से ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंधेर नगरी जो है, अंधेर नगरी की डेट क्या है आपकी? 1881। भारत दुर्दशा कब की है? 1880। विश्वस्य विश्वोषधम कब का है? 1876 का। वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती कब की है? 1873। एक तो डेट से संबंधित ये पूछे जाते हैं। दूसरा हमसे ये पूछा जाता है ये किस प्रकार के नाटक थे? अंधेर नगरी किस प्रकार के नाटक थी? अंधेर नगरी एक कैसा है? प्रहसन है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। विश्वस्य विश्वोषधम क्या है? एक भाण है। भारत दुर्दशा कैसा है? एक रासक है। और वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती ये कैसा है आपका? ये भी प्रहसन है। ये बहुत बार पूछा जाता है किस प्रकार के नाटक है, नाटक के प्रकार पूछा जाता है। याद रखिए अंधेर नगरी क्या है? एक प्रहसन है। प्रहसन वो नाटक होता है जो हास्य व्यंग पर आधारित होता है। विश्वस्य विश्वोषधम एक भाण है जो एक पत्रीय है। भारत दुर्दशा एक रासक है। और वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती एक प्रहसन है। अंधेर नगरी की डेट 1881, विश्वस्य विश्वोषधम की डेट 76, भारत दुर्दशा 80, वैदिक हिंसा ने हिंसा भवती 73 का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक कर्म से जुड़े थे? विकल्प है ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा, प्रदीप, हिंदी प्रदीप। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के थे। ब्राह्मण पत्रिका किसकी थी? प्रताप नारायण मिश्र की। ब्राह्मण किसकी थी? प्रताप नारायण मिश्र की थी। सरस्वती से कौन जुड़े हुए थे आपके? एम द्विवेदी। एम द्विवेदी जुड़े हुए थे। कवि वचन सुधा किसकी थी आपके?
भारतेंदु की। ये भारतेंदु से संबंधित थी। कुछ पत्रिकाएं मैंने कोड से आपको करवा रखी हैं और पत्रिकाओं का पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। पत्रिकाओं से संबंधित एक ही क्वेश्चन हर बार पूछे जाने की संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण आधारित नहीं है। इस दास को यहाँ से काट दीजिएगा, कृष्ण आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण आधारित नहीं है। विकल्प है प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमरदूत, अंधा युग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, अग्निलीक। अग्निलीक है ये कृष्ण पर आधारित नहीं है। किसकी थी ये? भारत भूषण। अग्निलीक किसकी थी? ये थी आपकी भारत भूषण अग्रवाल की। भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की थी और ये एक कविता थी और इसमें किसका वर्णन दिया गया है? सीता की के मन स्थिति का वर्णन दिया गया है। यहाँ सीताराम का वर्णन है अग्निलीक में। बाकी सभी किससे संबंधित है? कृष्ण से। प्रिय प्रवास किसकी है? आपको सभी को पता है, हरियोध की। ये भी कृष्ण से संबंधित है। भ्रमरदूत किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो ये भी किसकी है? आपके सत्यनारायण कविरत्न की है, सत्यनारायण की है। भ्रमरदूत किसकी है? सत्यनारायण की है। और अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। तीनों के तीनों किससे आधारित हैं? कृष्ण के जीवन से आधारित हैं। लेकिन जो अग्निलीक है भारत भूषण अग्रवाल की, यह सीताराम से संबंधित है। इसमें सीता की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं। विकल्प है बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठी किसका निबंध है? बालमुकुंद गुप्त का है। कब का पूछा जाए तो 1905 का। 1905 कहीं कहीं पर 1904 भी मिलता है हमें, 4-5 का है, 1904-5 का है। और शिव शंभू के चिट्ठे की अगर विषय वस्तु पूछी जाए तो शिव शंभू का जो चिट्ठा है इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है। भारतीय उस समय के तात्कालिक भारत की दुर्दशा को लेकर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए यह निबंध लिखा गया, शिव शंभू का चिट्ठा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? पुनः देख लीजिएगा। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और शमशेर बहादुर सिंह की जगह आपको करना है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हैं और अज्ञे हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की आंसू से ली गई है। जयशंकर प्रसाद का जो आंसू काव्य संग्रह है उससे ली गई है। कौन सी? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। किससे ली गई है? यह आपकी जो आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद की आंसू रचना से ली गई है। तो याद रखिए किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, धिक धाय तू यों आहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धम धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? विकल्प है साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, तुलसीदास रचना से है। तुलसीदास ये रचना किसकी थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? विकल्प है नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह और अज्ञे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर सभी ने सही दिया है। क्या आ जाएगा? अज्ञे आ जाएगा। देखिए ये पंक्तियां मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखी है, ये पंक्तियां गलत नहीं होनी चाहिए। कोड बना बनाकर हमने पंक्तियां याद कर रखी हैं कि देखो क्या कहता है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। ऐसे तो अज्ञानी लोग ही कह सकते हैं ना, ज्ञानी तो नहीं कहता कि दो शब्दों में नीरवता में कविता रहती है। नहीं, नीरवता में कविता नहीं रहती। ये कौन कह सकता है? अज्ञानी लोग कह सकता है। तो बस अज्ञानी से हम क्या याद रखें? अज्ञेय याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? विकल्प है राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, स्कंदगुप्त। अनंत देवी किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? विकल्प है मिलन, पथिक, नहुस, स्वैपन। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नहुस आ जाएगा। नहुस रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है। किसका है नहुस? आपका मैथिली शरण गुप्त का। नहुस किसका है? गुप्त जी का है। रामनरेश त्रिपाठी का हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि राम और नरेश दोनों मिलकर पथिक मानसी से मिलने जाते हैं। पथिक मानसी से मिलने जाते हैं और उसी के सोपन में खो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? विकल्प है प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ल और तुलसीदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल किसका है? प्रदीप सौरभ का है। कब का है? 2008 का। याद रखना कब का है? 2008 का है। और ये प्रदीप सौरभ के ही और उपन्यास आते हैं। तीसरी ताली आता है, देश भीतर देश आता है। ये सब किसके हैं? प्रदीप सौरभ के ही हैं। उसके बाद हमारे पास आता है महुआ माझी। ये जो महुआ भाजी है ये महुआ माझी है। महुआ माझी के कौन से हैं? मैं बोरीला शाह और मरंग गोरा नीलकंठ हुआ। ये सभी किसके हैं? महुआ माझी के हैं। पुनः सुन लीजिएगा, मैं बोरी इल्ला शाह और मरंग गोरा नीलकंठ हुआ। ये सभी, ये दोनों किसके उपन्यास हैं? महुआ माझी के हैं। और
रीता रीता शुक्ला के जो हैं, रीता शुक्ल या रीता शुक्ला, इनका जो उपन्यास है वो एक ही उपन्यास इनका मिलता है, कौन सा है? अग्नि पर्व। कौन सा हो जाएगा? अग्नि पर्व। अग्नि पर्व हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार पूछ लिया जाता है अग्नि पर्व किसका है? रीता शुक्ला का है। याद हमने कैसे कर रखा है? याद कर रखा है कि शुक्ल अग्नि पर्व की ऋतु में खो जाते हैं। शुक्ल अग्नि पर्व की ऋतु में खो जाते हैं। ऋतु से रीता याद रहेगा, शुक्ल से शुक्ला याद रहेगा। और उपन्यास कौन सा है? अग्नि पर्व। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? विकल्प है चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्र किरण सोनरेक्षा, मृदुला गर्ग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी का आंसर सही आया। क्या है? C4 कैट, चंद्र किरण सोनरेक्षा। बहुत अच्छे से याद कर रखा, कभी भूल ही नहीं सकते हैं ना। ये चंद्र किरण होती है, रिक्शे में बैठ कर जाती है तो कैसी हो जाती है? जैसे पिंजरे में बंद हो गई हो, ऐसे लगता है जैसे पिंजरे में बंद कर दी गई है। मैना को पिंजरे में बंद कर दिया गया। ये आत्मकथा कह रही है। आत्मकथा कह रही है कि जब चंद्र किरण कह रही है, जब मुझे रिक्शे में बैठाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मैना को पिंजरे में बंद कर दिया हो। अगला क्वेश्चन है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये किसका कथन है? विकल्प है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? विकल्प है ड्राइडेन, T.S. इलियट, क्रोचे, लोंजाइनस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा क्या? B4 बोल, T.S. इलियट। और T.S. इलियट का जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो आपको बहुत अच्छे से करवाया गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो खोलिए और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जितनी वीडियो है सभी को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। शायद ही किसी ने मेरी तरह आसान तरीके से पाश्चात्य काव्य शास्त्र करवाया होगा। एक बार अवश्य आप लोग उन्हें जाकर देखें। T.S. इलियट का जो निर्व्यक्तिकतावाद था उसमें इन्होंने कहा है कि आलोचना का विषय कवि नहीं क्या होती है? कविता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सात्वोद्रेकाद खंड शो प्रकाशानंद चिन्मय वेदांत स्पर्श सूर्यो ब्रह्म शवाद सहोदरय लोकोत्तर चमत्कार प्राण है कस्यचित प्रपह त्रयमी स्वाकारवद भिन्न वेनाय मास्कवधे रस है। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? विकल्प हैं आचार्य भरत, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग, आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? विकल्प है आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा C4 कैट, शकुंतला की अंगूठी। देखिए शकुंतला की अंगूठी किसका है? सुरेंद्र
वर्मा का। शकुंतला की अंगूठी किसका था? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है शकुंतला की अंगूठी, जो किसका अनुवाद है? अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद है। 8वां सर्ग भी किसका है आपका? सुरेंद्र वर्मा का ही है। लेकिन 8वां सर्ग जो है ये किसका अनुवाद है? आपके कुमार संभव का। कालिदास का जो कुमार संभव था, कुमार संभव का अनुवादित रूप है 8वां सर्ग, जिसमें किसका वर्णन दिया गया है? कालिदास की अपूर्ण कथा है। कालिदास की के अपूर्णता का वर्णन दिया गया है। कंधे पर बैठा था सांप। कंधे पर बैठा था सांप, ये किसका था? मीराकांत का। कंधे पर बैठा सांप किसका है? लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये किसका है? आपके मीराकांत का। मीराकांत का है। और इसमें भी किसका वर्णन दिया गया है? आपके कालिदास के अंतिम जीवन का वर्णन इसके अंदर किया गया है। कंधे पर बैठा सांप में मीराकांत का नाटक है ये। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, जानते ही हो आषाढ़ का एक दिन किसका है? आपका मोहन राकेश का है। और इसमें जो है मल्लिका और आपका जो कालिदास है, इसकी प्रेम कहानी का वर्णन दिया गया है। तो किसके अंदर कालिदास का वर्णन नहीं है? तो शकुंतला की अंगूठी में नहीं है, क्योंकि इसमें कालिदास का वर्णन नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। विकल्प हमें दिया गया है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। सही क्रम का निर्धारित कीजिए। सभी ने आंसर चुन ही दिया होगा। क्या आ जाएगा? D फॉर डॉग। छायावाद। छायावाद दोस्तों कब का है हमारा? छायावाद कब से कहाँ तक है? 1918 से 1936 तक। क्या है? छायावाद। फिर है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कब का है? 1936 से 1942 तक। फिर है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कब से है? 1942 से 1952 तक। 52 माना जाता है, 53 माना जाता है। उसके बाद आया प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद कब का है आपका? 1953 से 1956 तक प्रपद्यवाद माना जाता है, जिसे नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके संस्थापक कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा थे। और 56 से, और फिर क्या मान लिया जाता है? 56 से नहीं दोस्तों, 54 से ही क्या आ जाती है? हमारी नई कविता आ जाती है। लेकिन ये प्रयोगवाद और नई कविता के बीच में एक छोटा सा वाद पनपा था। 53 से 56 चला, 3 साल का ही रहा। और ये किस नाम से जाना जाता है? प्रपद्यवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद में क्या अंतर था? प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद में केवल साध्य और साधन का अंतर पाया जाता है। ये अच्छे से आपको करवाया हुआ है, तो बस याद रखिएगा कि प्रपद्यवाद किसके बीच में आ जाता है? प्रयोगवाद और नई कविता के बीच क्या आ जाता है? प्रपद्यवाद आ जाता है। अगला क्वेश्चन था, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कवियों का सही अनुक्रम हमें देखना है। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C फॉर कैट, सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1400। सूरदास का जन्म कब हुआ हमारा? देखिए आंसर C हो जाएगा। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में।
केशवदास का जन्म हुआ था 1555 में, सभी को याद ही होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर का कब हुआ था? 1866 में। और सोहनलाल द्विवेदी का कब हुआ था? 1906 और कहीं कहीं 1905 भी मिलता है। ये सोहनलाल द्विवेदी 1905 या 6। विकल्प क्या हो जाएगा? C4 कैट। पुनः देख लीजिए, सूरदास का 1478 ईस्वी में, केशवदास का 1555 ईस्वी में, जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1866 में, सोहनलाल द्विवेदी का 1905 या 6 माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है कुलीय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तैंतालीस का आंसर हो जाएगा हमारा ए। दोस्तों सभी जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, कुवलयमल कथा किसकी रचना है? अद्यतन सूरी की है, लेकिन इसकी डेट मुझे अभी याद नहीं आ रही है। उसके बाद है राउलवेल किसकी है? आपके कवि रोड़ा की है। ये एक चंपू काव्य था। कब का था ये? 10वीं सदी का माना जाता है। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये किसकी थी? आपके दामोदर की रचना थी। कब की मानी जाती है? 12वीं सदी की मानी जाती है। उसके बाद वर्ण रत्नाकर किसका था? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना थी। और कब की थी ये आपकी 14वीं सदी की मानी जाती है। कुवलय माला कथा की मुझे सदी याद नहीं आ रही है, और लेकिन ये रचना किसकी है? आपके अद्यतन सूरी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। विकल्प है साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास और कृष्णायन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का आ ही गया होगा। क्या हो जाएगा? B4 बोल। प्रिय प्रवास कब की है? 1914। प्रिय प्रवास की रचना क्या है? 1914। रचना काल 1914 का है। किसकी है ये रचना? सभी जानते ही होंगे किसकी होगी। आपके हरियोध की रचना है। हरियोध की रचना है। फिर है साकेत कब का है? 1931। तुलसीदास कब का है? कब की रचना है? 1938। और कृष्णायन की डेट ध्यान नहीं आ रही है, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। पुनः देखिए, प्रिय प्रवास हरियोध की रचना 1914 की। साकेत किसकी है? आपकी मैथिली शरण गुप्त की, 1931 की। तुलसीदास कब की है? 1938 की। किसकी है? निराला जी की। कृष्णायन रचना तो है द्वारका प्रसाद मिश्र की। कृष्णायन किसकी है? द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, लेकिन अब इसकी डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही है। सो आप कमेंट करके बताइए यदि किसी को याद है तो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की और दिया गया है वट पीपल। ये सभी विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। वट पीपल है, संस्कृति के 4 अध्याय है, मिट्टी की ओर है और दिनकर की डायरी है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों कुछ विकल्प में वट पीपल 2 बार लिख दिया गया है, तो वट पीपल को यहाँ से लेफ्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 2 बार लिखा हुआ है वट पीपल आपका, तो यहाँ से वट पीपल को काट दीजिए।
और ये है मिट्टी की ओर है, मिट्टी पीपल नहीं है, क्या है, मिट्टी की ओर है। ये टाइपिस्ट गलतियां कर देते हैं, मिट्टी की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय है, वट पीपल है, दिनकर की डायरी। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, C4 कैट हो जाएगा। मिट्टी की ओर कब की रचना है, मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ विकल्प क्लियर नहीं हो रहे हैं। पहला आ जाएगा मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर कब की है, 1946 की। मिट्टी की ओर 46 की है। संस्कृति के 4 अध्याय कब की है, 56 की है। दोस्तों ध्यान दीजिए, संस्कृति के 4 अध्याय की डेट बहुत बार पूछी जाती है, 1956। वट पीपल कब का है, 1961 का। दिनकर की डायरी कब की है, 1973 की। बाकी सभी निबंध हैं, लेकिन जो दिनकर की डायरी है ये क्या है, एक डायरी विधा है। दिनकर की डायरी एक डायरी विधा है। बाकी मिट्टी की ओर 1946 का निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय भी 1956 का निबंध है। वट पीपल भी 1961 का निबंध है। लेकिन दिनकर की जो डायरी है 1973 में लिखी गई, ये दिनकर की डायरी है, ये डायरी विधा से है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। विकल्प है चित्रलेखा, विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों B4 बोल। देखिए, विराट की पद्मिनी किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा की है। कब की है, 1930। विराट की पद्मिनी 1930 की है। किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा की है। चित्रलेखा, चित्रलेखा कब की है आपकी, भगवती चरण वर्मा की है। कब की है, 1934। बूंद और समुद्र कब की है, 1956। किसकी है, अमृतलाल नागर की रचना है। सुहाग के नुपुर कब की है आपकी, 1960 की है। किसकी है, अमृतलाल नागर की है। पुनः देखिए, विराट की पद्मिनी, दोस्तों विराट की पद्मिनी जो है इसकी डेट 30 भी मिलती है और 36 भी मिलती है, और करेक्ट डेट क्या है इसकी, 36 ही मिलती है। लेकिन नेट के द्वारा आंसर क्या चुना गया था, 1930 मानी गई इसकी डेट, जबकि 1930 नहीं 36 इसकी फिक्स डेट हमें मिलती है। और 36 मिलती है तो ऑप्शन भी हमारे पास आ जाते हैं। कौन सा बन जाना चाहिए, ए बन जाना चाहिए कि चित्रलेखा 34 का, विराट की पद्मिनी 36 की, बूंद और समुद्र 56 की और सुहाग के नुपुर 60 की। लेकिन यूजीसी के द्वारा आंसर कौन सा चुना गया, B4 बोल चुना गया, और विराट की पद्मिनी को इन्होंने 30 मानकर ये आंसर चुना है, जो बहुत अधिक पुस्तकें इसका समर्थन नहीं करती हैं, बहुत अधिक बुक्स इनका समर्थन नहीं करती हैं। बुक्स में हमें 1936 ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो आंसर चुना गया हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। विराट की पद्मिनी 30 और 36, आप लोग दोनों डेट याद रखिए, 30 भी और 36 भी। कई बार विकल्प में ऐसा होता है कि 36 के अनुसार विकल्प सही बैठता है, कई बार 30 के अनुसार सही बैठता है, तो हम दोनों डेट याद रखें। बाकी यूजीसी नेट के द्वारा 1930 मानकर ही ये विकल्प चुना गया है, B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डोग। सेवा सदन कब का है, 1918 का।
रंगभूमि कब का है? 1925 का। गबन कब का है? 1931 का। गोदान कब का है? 1936 का। दोस्तों अगर डेट याद, वैसे तो डेट याद होनी चाहिए सभी को, बहुत अच्छे से डेट मैंने करवा रखी है इनकी, सभी को याद होनी चाहिए। अगर किसी को डेट याद नहीं भी होती है तो मैंने आप सभी को एक ट्रिक लिखवा रखी है, एक कोड लिखवा रखा है, और उस कोड से सभी रचनाएं आप आराम से क्रम से लगा सकते हो। देखिए, सेवा करने जाते हैं 18 साल की उम्र में। रंगभूमि, भूमि पर कितने रंग छिड़कते हैं? 25। गबन हो जाता है 31 साल में। और गोदान लिख देते हैं कब? 36 में। गऊ का दान कब कर देते हैं? 36 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। विकल्प हमारे समक्ष दी गई। बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। ये विकल्प हमारे समक्ष दी गई हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी की डेट पहले निर्धारित कर लीजिए। डेफोडिल जल रहे हैं कब का है? पाल गोमरा का स्कूटर कब का है? बड़े भाई साहब कब का है? और वापसी कब की है? दोस्तों मैं आपको विकल्प दिखा देती हूँ। ये हमारे विकल्प हैं, देखिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए आंसर ए। बड़े भाई साहब कब के हैं? आंसर ए आ जाएगा दोस्तों। बड़े भाई साहब कब के हैं? 1934। बड़े भाई साहब की प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 है। किसका है ये? प्रेमचंद का। प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब, कब? 1934 में प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद की। उसके बाद है वापसी। वापसी कब की है? 60 की। किसकी है? उषा प्रियवंदा की। फिर है डेफोडिल जल रहे हैं, कब की है? 78 की है। किसकी है? मृदुला गर्ग की है। मृदुला गर्ग। ये किसकी थी? वापसी किसकी थी आपकी? उषा प्रियवंदा की। ये उषा की थी। उसके बाद है पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर कितने का है? 1997 का। किसका था? उदय प्रकाश का। उदय प्रकाश। उदय प्रकाश का। पुनः देख लिए, बड़े भाई साहब कहानी किसकी है? प्रेमचंद की, 1934 की। वापसी कब की है आपकी? 1960 की। किसकी है? उषा प्रियवंदा की है। डेफोडिल जल रहे हैं, ये मृदुला गर्ग की, 1978 की है। और ये पाल गोमरा का स्कूटर 1997 का। स्कूटर 97 याद रखिए, स्कूटर 97। स्कूटर 97 किसका है? उदय प्रकाश का। दिन के उदय होते ही क्या पाल गोमरा का स्कूटर लेकर निकल जाते हैं। तो बस याद रखिए, स्कूटर 97 का था, उदय प्रकाश का कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा का जो द्रौपदी है वो कब का है? 1972 का। 8वां सर्ग कब का है? 1976 का। छोटे सैयद बड़े सैयद कब का है? 1982 का। शकुंतला की अंगूठी कब की है? 1990 का। पुनः देख लीजिएगा, द्रौपदी 1972, 8वां सर्ग 76, छोटे सैयद बड़े सैयद 82, शकुंतला की अंगूठी 90। और बहुत बार ये क्वेश्चन आज भी पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। पिछले साल 2 साल लगातार इसे सुरेंद्र वर्मा के नाटक हमसे पूछे गए हैं क्रम से लगाने के लिए, तो याद रखिएगा। रतिका कंगन आजकल ऑप्शन में दे रहा है, और रतिका कंगन क्या आ जाएगा? इनका अंतिम नाटक आ जाएगा रतिका कंगन, और उसके अकॉर्डिंग ही आप विकल्प का चयन कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है कुकुरमुक्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा D4 डॉग। पल्लव कब का है? 1928 का। पल्लव कब का है? 28 का। किसका था पल्लव? पंत। किसकी रचना थी पल्लव? पंत की थी, 1928 की। कामायनी, कामायनी कब की है? 1935 की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। दीपशिखा कब की थी आपकी? 1942। किसकी थी? महादेवी वर्मा। कुकुरमुक्ता कब का था? कुकुरमुक्ता भी 1942 का था। किसका था? निराला जी का। कोई भूलेगा नहीं ना, सभी को याद होगा। कुकुरमुक्ता को कोड में क्या बनाया था हमने? कुत्ता बनाया था ना। तो बस कुकुरमुक्ता किसकी है? निराला की रचना है। पुनः देख लीजिएगा, पल्लव किसकी है? पंत की 28 की रचना है। कामायनी 35 की जयशंकर प्रसाद की। दीपशिखा 42 की महादेवी वर्मा की। कुकुरमुक्ता 1942 का है। किसका? निराला का। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प दिया गया है, आंगन के पार द्वार, हरी हरी घास पर क्षण भर, भागनदूत, बावरा अहेरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का आ ही गया होगा। आंसर क्या है हमारा? B4 बॉल हो जाएगा। भागनदूत कब का है? 1933 की रचना है। उसके बाद है हरी हरी घास पर क्षण भर, कब की है? 1949। बावरा अहेरी कब का है? 1954 का। आंगन के पार द्वार कब का है? 61 का। अगर डेट नहीं भी याद है तो कोड से अच्छे से कर सकते हो। हमने आगे की सभी रचनाओं को अच्छे से कोड से करवा रखी हैं कि अज्ञानता के कारण भागनदूत हो जाता है, फिर हरी हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठ जाना चाहता है, लेकिन एक बावरा अहेरी इंद्रधनुष को रोंदे हुए आता है और कहता है कि आंगन के पार द्वार तो देखो कितने सुनहले सवाल हैं। आगे कहता है कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। कहता है कितनी बार देखूं, मैं उसे जानता हूँ। और फिर सागर मुद्रा में बैठकर सन्नाटा बुनने लग जाता है। तो ये सभी रचनाएं हमने कोड से करवा रखी हैं, सभी क्रम से आपको अच्छे से याद होंगी। डेट भी इनकी हमें याद होनी चाहिए, डेट भी करवा रखी है। भगनदूत कितनी उम्र में हो जाता है? 33 की उम्र में हो जाता है ना। और फिर 4 से 9 बजे तक हरी हरी घास पर बैठे रहना चाहता है। लेकिन उधर देखते हैं तो 54 साल का एक बावरा अहेरी आता है और वो क्या कहता है, कितने आंगन के कितने पार द्वार देखो, आंगन के 61 द्वार तो देखो। पार द्वार की जगह हमने 61 द्वार देखे थे कि आंगन के 61 द्वार में तो देखो कितने सुनहले सहवाल हैं। तो सभी की डेट भी हमने अच्छे से याद कर रखी है। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, अज्ञे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। और दोस्तों किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और सभी आंसर भी देंगे इसका। आंसर दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। श्रीधर पाठक कब के हैं, 60 के। श्रीधर कब याद किए थे, श्रीधर कब के, 60 के, है ना। श्रीधर पाठक कब के हैं, 1860। मैथिली शरण गुप्त कब के हैं, 1886। दिनकर जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1908। अज्ञे की क्या है, 1911। आंसर भी क्या आ गया, ए। श्रीधर पाठक श्रीधर 60 के हैं, मैथिली शरण गुप्त 86, दिनकर जी 1908 अच्छे से याद किया था। सुभद्रा कुमारी 1905 की थी कि सुबह तो होती है 5 बजे और दिन निकल जाता है 8 बजे। और अज्ञे ये अज्ञानी लोग हैं, ये कब के हैं, 11 के हैं। अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, 1 और 1 11। तो अज्ञानी हो चाहे नागे व्यक्ति हो, है ना, ये सभी के कब के हैं, यानी नागार्जुन भी कब का है, 11 का ही है। तो अज्ञानी और नागे और इसके साथ और भी आपको कोड से याद करवा रखे हैं, सभी कब के हैं, ये 11 के हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। विकल्प है अंधेरे में, असाध्य वीणा, सरोज स्मृति, पटकथा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा C4 कैट। सरोज स्मृति, सरोज स्मृति कब की है, 1935। 1935 की। असाध्य वीणा कब की है, 1961 की। कितनी वीणा बजी थी, 61 वीणा बजी थी। असाध्य वीणा की डेट बहुत बार पूछी जाती है, याद रखिएगा, 1961। उसके बाद है अंधेरे में, अंधेरे में कब की है, 64 की है। और पटकथा की डेट मुझे याद नहीं है, आपको अगर याद है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पुनः देखिए, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति 1935 की है। असाध्य वीणा जो आंगन के पार द्वार के जो संग्रह है, आंगन के पार द्वार, उसी के अंदर संकलित है असाध्य वीणा, जो कल्पना पत्रिका में छपा था। असाध्य वीणा कल्पना पत्रिका में छपी थी और आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है उसके अंदर संकलित है। 1961 इसकी डेट है। अंधेरे में 1964 की है। और पटकथा कब की है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दो विकल्प आपके सामने हैं, दोनों ही विकल्प में से आपको आंसर चुनना है। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, युग की गंगा। युग की गंगा कब की है आपकी, 1947 की। 1947। सतरंगे पंखों वाली कब की है, 54। कितने पंख लगे थे, 54। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं 6 से 5 बजे तक क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। और मिट्टी की बारात कब निकाली जाती है, 72 में निकाली जाती है। पुनः देख लीजिएगा, युग की गंगा 1947 की किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है, नागार्जुन की है, 1954 की। कोड में अच्छे से हमने याद किया था
कि तुमने, नागे व्यक्ति कहते हैं तुमने तो कहा था कि, हमने तो कहा था क्या आएगी, विप्लव, देखा तुमने, है ना, हमने कहा था सतरंगी पंखों वाली आएगी, लेकिन मुझे तो क्या मिला, पुरानी जुतियों का कोर्स मिला। तो ये पूरा कोड हमने अच्छे से याद किया था। सतरंगी पंखों वाली किसकी है, नागार्जुन की, नागे व्यक्ति ही कहते हैं ऐसा। फूल नहीं रंग बोलते हैं कब की है, 1965 की, किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। मिट्टी की बारात कब की है, 72 की, है किसकी, शिव मंगल सिंह सुमन की है। विंध्य हिमाचल चले जाते हैं, विंध्य हिमालय चले जाते हैं, वहाँ जाकर मिट्टी की बारात निकालते हैं, तो ये शिव मंगल सिंह सुमन की हैं। पूरा कोड आपको याद आ गया होगा। मिट्टी की बारात किसकी है, शिव मंगल सिंह सुमन की, 1972 की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम है। विकल्प है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी को पता ही है दोस्तों, आंसर मैंने पहले ही दे दिया था, क्या ए होगा। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है, सभी लिपियों की जननी मानी जाती है। उससे निकली गुप्त, गुप्त से कुटिल और कुटिल से देवनागरी। कुटिल दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक शारदा में और एक देवनागरी में। तो देवनागरी और शारदा दोनों क्या कहलाती हैं, बहन कहलाती हैं आपकी। और इनकी जननी कौन सी है, कुटिल लिपि है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे स्थापना और तर्क। स्थापना है, बिंब में अर्थ की संभाव्यता नहीं होती है। तर्क दिया गया क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों B4 बॉल, सॉरी, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा C4 कैट। ए सही आर गलत। देखिए, ए तो सही है कि बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, लेकिन अर्थ हमेशा निश्चित हो, एक ही हो यह जरूरी नहीं होता है। अर्थ हमेशा निश्चित ही हो यह जरूरी नहीं होता, इसलिए हमारा आर गलत हो गया है। आंसर हो जाएगा C4 कैट। ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। तर्क दिया गया क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमिका पर पहुंच जाता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा B4 बॉल। दोस्तों दोनों ही सही हैं, तर्क भी सही है और स्थापना भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते हैं। तर्क है क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि से संपूर्ण जीवन दृष्टि है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सॉरी दोस्तों, देखिएगा, अभी देखकर आंसर दीजिए अपना। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ए सही आर गलत। प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते हैं, ये सही है, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि से संपूर्ण जीवन दृष्टि है, ये गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आदर्शवाद जो है वो संपूर्ण जीवन दृष्टि है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क दिया गया क्योंकि कला विचारों से पलायन है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ए और आर दोनों ही गलत हैं। दोस्तों दोनों गलत हैं। देखिए इन्होंने कहा कि कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य है। ऐसा नहीं है कि जो विचार शून्य हो वही एकमात्र कैसे आपका साहित्य हो सकता है। और तर्क में कहा क्योंकि कला विचारों से पलायन है, तो कला विचारों से पलायन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कला विचारों से पलायन है, दोनों ही गलत हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क दिया गया क्योंकि कहानी रघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ए और आर दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है क्योंकि कहानी रघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। कहानी होती छोटी सी है लेकिन संपूर्ण जीवन के सत्य को प्रकाशित कर देती है, तो ये छोटे मुंह बड़ी बात कहती है। बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है क्योंकि आधुनिक तर्क है आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। दोबारा देख लीजिएगा। चलो मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ। ये हमारे समक्ष विकल्प दिए गए हैं। स्थापना है नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। तर्क है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व का महत्व अधिक होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर सभी का आ ही गया होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। ए भी गलत और आर भी गलत है। बिल्कुल सही है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ए सही आर गलत। देखिए, साहित्य जो है सामूहिक अवचेतन, अवचेतन दिया इन्होंने, जबकि क्या आना चाहिए था? चेतन का सामूहिक जो चेतन है उसका निषेध है, अवचेतन का नहीं है, अचेतन का निषेध है। पुनः देखिएगा, साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, यानी आना चाहिए था कि साहित्य सामूहिक, साहित्य जो है वो सामूहिक अवचेतन का निषेध है। ये सही कहा गया इन्होंने कि जो साहित्य होता है वो सामूहिक अवचेतना का तो निषेध करता ही है ना, सचेतना का समर्थन करता है, तो ये हमारा सही है। दूसरा कहा क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है, ये गलत है। केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण नहीं, चरित्र निर्माण उद्देश्य है, लक्ष्य है, लेकिन केवल नहीं है, इसके साथ साथ अन्य भी लक्ष्य इसके होते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क दिया गया क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल।
ए गलत आर सही। देखिए दोस्तों, ए गलत हो गया, क्यों हो गया? कह रहा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, बिल्कुल सही है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अगर है होता तो ये हमारा सही होता। तर्क कह रहा है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। ये तो भाई विज्ञान का जो संबंध होता है वो कभी भी संवेदना से नहीं होता, वो फैक्ट पर आधारित होता है। जो हमारे डाटा होते हैं उन पे आधारित होता है क्या? हमारा विज्ञान। तो वो कभी भी संवेदना या भावना से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए हमारा ए गलत हो गया और आर सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क है क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का आ ही गया दोस्तों, क्या हो जाएगा? D4 डॉग हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तर्क है क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। और दोस्तों ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भी स्त्री की सत्ता को समझने की आवश्यकता है, इसलिए सभी आंसर दें और सभी अवश्य कमेंट करें। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। ए और आर दोनों सही हैं। दोस्तों स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती, ये बात बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहे हैं कि जो स्त्री को जो हमारे समाज में एक निम्न दृष्टि से देखा जाता है, ये हीन भावना को लेकर कभी जन्म नहीं होता है स्त्री का। स्त्री जो है वो जैसा पुरुष है वैसी ही स्त्री है, विचार दोनों के एक जैसे ही हैं, हर जो अंदर का भाव है दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन हम उन्हें स्त्री को इस प्रकार से हम संस्कार देते हैं कि जन्म से ही उसे स्त्री घोषित कर देते हैं कि वह स्त्री है, उसे परिवार संभालना है, बस केवल वो परिवार को संभालने के लिए बनी है, वो केवल पुरुष की प्रधानता के अंडर रहने के लिए बनी है। ये सभी विचार हमारे द्वारा संस्कार उसे दे दिए जाते हैं। स्त्री जन्म से स्त्री नहीं होती है, स्त्री जन्म से पुरुष के बराबर ही होती है। यदि हम उसे पुरुष मानकर ही संस्कार दें तो वह कभी कमज़ोर नहीं होगी और एक पुरुष के बराबर ही भूमिका हर कार्य के लिए अदा करती है। इसलिए दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे समक्ष दिए गए हैं कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनके साथ कवि दिए गए हैं, सुमेलित करके अपने को आंसर देना है। सूची 1 में है शलभ में शाप में वर दूं। दूसरी पंक्ति है दुखी ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही। तीसरी है वियोगी होगा पहला कवि। चौथी है जो बीत गई सो बात गई। सूची 2 में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, बच्चन, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद है। सारी ही पंक्तियां आपको अच्छे से लिखवाई हुई हैं, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा C4 कैट। सभी का आंसर सही होगा। देखिए एक बार मिलान कर लेते हैं। शलभ में साप में वर दूं, ये किसका है? आपका महादेवी वर्मा की पंक्ति है। दुख ही जीवन की कथा रही, किसकी है? निराला की। क्या कहूँ जो न कही, ये निराला की। अगली पंक्ति है वियोगी होगा पहला कवि, बहुत बार पूछा जाता है, किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत की। पूरी पंक्तियां भी याद होंगी। वियोगी होगा पहला कवि, आगे क्या है? आह से निकला होगा ज्ञान।
आहा से निकला होगा गान, है ना। और अंदर की जो भावनाएं होती हैं, कहता है वो फूट पड़ी होंगी कविता बनकर। तो ये पंक्ति आपको अच्छे से याद ही होगी। तो वियोगी होगा पहला कवि, ये किसकी होगी, आपकी सुमित्रानंदन पंत की हो जाएगी। और जो बीत गई सो बात गई, किसकी हो जाएंगी, बच्चन सिंह की। यार बच्चे भूल जाते हैं ना हर बार, जो बीत गई सो बात गई, तो किसकी हो जाएगी। एक दिन किसका है, मोहन राकेश का है, और ये मलिका है। दोस्तों एक बार इसको अवश्य पढ़िएगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कहना चाहूँगी एक बार इसको अवश्य पढ़िएगा। ये बहुत ही एक अच्छा नाटक है, और इस नाटक को पढ़कर शायद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके बाद है देवसेना। देवसेना आप जानते हो किसकी हो जाएगी, आपकी स्कंदगुप्त की है। शीलवंती किसकी है, आपकी सूर्य की, अंतिम किरण से सूर्य की पहले किरण का। और शर्मिष्ठा किसका है, आपका देहांतर का पात्र है। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा C4 कैट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प हैं, सूची एक में है रतिनाथ की चाची, ये रतिनाथ की बाजी नहीं है, चाची है, रतिनाथ की चाची, प्रति परिकथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर। सूची 2 में है रांगे राघव, नागार्जुन, रामदरस मिश्र, फणीश्वरनाथ रेणु और हिमांशु श्रीवास्तव। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D4 डॉग। आप सभी जानते हैं रतिनाथ की चाची किसका है, नागार्जुन की। पार्थिव परिकथा किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की। कब तक पुकारूं किसकी है, रांगे राघव की। पानी के प्राचीर किसकी है, रामदरस मिश्र की। सभी आपको याद थी, आंसर हो जाएगा D4 डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बोधा। सूची 2 में है छत्रसाल दशक, काव्य मंजरी, वृत्त कौमुदी, विरह वारिस और कवि कुल कल्पतरु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, B4 बोल। देखिए चिंतामणि, चिंतामणि किसकी है, आपकी चिंतामणि की रचना कौन सी है, कविकुल कल्पतरु। जो 5 में है, तो A में 5 एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, किस में, B4 बोल में। तो आगे आप समय मत गंवाइए, अगर आपको ये बिल्कुल फिक्स याद है तो इसी को आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। बाकी मतीराम, भूषण, बोधा ये सभी जानते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया वल्लभाचार्य, निबकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। सूची 2 में दिया गया विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ये विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से कोड से मैंने आपको ये करवाया हुआ है, सभी जानते ही हैं कि वल्लभाचार्य जो वल्लभाचार्य थे उसने किसका समर्थन किया था, शुद्धाद्वैतवाद का। निम्बकाचार्य का कौन सा था आपका, द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतवाद। दोस्तों कोड से बड़े अच्छे से याद करवा रखे हैं आपको। देखिएगा हमने कोड बनाया था, एक बार पुनः रिवीजन करवा देती हूँ। वल्लभाचार्य बल्ले से जो लोग खेलते हैं उनकी कमाई क्या होती है, शुद्ध होती है। तो वल्लभाचार्य का क्या हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद। निम्बकाचार्य को हमने नींबू बनाया था, इनका संप्रदाय था सनकादि संप्रदाय, जिसकी बुद्धि सनक जाती है उसे हम नींबू पिलाते हैं। कितने भागों में, पहले नींबू के 2 भाग कर देते हैं, फिर 2 भाग कर देते हैं, यानी द्वैताद्वैत, 2 के भी 2।
उसके बाद है रामानुजाचार्य। राम विशिष्ट होते हैं, इसलिए इनके आगे क्या लगाया जाता है, श्री लगा दिया जाता है। तो रामानुजाचार्य का क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। इनका संप्रदाय क्या था, श्री संप्रदाय। उसके बाद माधवाचार्य। माधवाचार्य की देखो 2 पत्नियां होती हैं, 2 से क्या हो जाएगा, द्वैत। माधव को हमने कृष्ण बनाकर याद किया था ना, कृष्ण की 2 पत्नियां होती हैं, राधा और रुक्मणी, लेकिन दोनों में भी हमें क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि राधा है या रुक्मणी है। तो दोस्तों जो निबकाचार्य, जो माधवाचार्य है, उनका क्या आ जाएगा, द्वैतवाद। द्वैत का अर्थ 2, तो 2 में भी हमें इनका संप्रदाय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म संप्रदाय हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों का उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है चंदायन, मृगावती, अखरावट, मधुमालती। सूची 2 में है कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद, जायसी, दामोदर कवि। जल्दी से सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सभी जानते होंगे पेपर करते बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहे हैं। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो आंसर कौन सा हो जाएगा, D4 डॉग हो जाएगा। सभी जानते ही हैं, सोल्व करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो चंदायन है, ये किसकी, चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की, और हमने देखा था मूल रूप से चंदा के जैसी दिखाई देती है। मृगावती किसकी हो जाएगी आपकी, कुतुबन की, है ना, वन में मृग चराने जाते हैं। अखरावट किसकी हो जाएगी, जायसी की है, जो क्या है, एक अखरावट कैसा ग्रंथ है आपका, एक वर्णमाला ग्रंथ है। मधुमालती, मधुमालती किसकी हो जाएगी, मधुमालती बताओ, मंजन की। हमने याद किया था ना कि अगर कोई मंजन करता है तो बहुत मधुर लगता है, और इसका वो नायक भी याद किया था हमने, मनोहर। तो बस जो मंजन करता है बहुत मधुर लगता है, मनोहर लगता है। आंसर हो जाएगा हमारा D4 डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से विकल्प देखकर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों B4 बोल। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सभी जानते ही हैं, अच्छे से रटी हुई हैं ये पंक्तियाँ हमारी, ये रचनाएं और ये रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। सूची 1 में है धातु सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगति सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। सूची 2 में है स्वीट, रेवेज, राय, नयार, हेज। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिएगा, धातु सिद्धांत किसका है आपका, हेज का है। ये है हो सिद्धांत किसका है आपका, नयायर का है। इंगित सिद्धांत किसका है, राय का है। संपर्क सिद्धांत किसका है, रेवेज का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है भट्ट लोलाट, सूची 2 में है, सूची 1 में है भट्ट लोलाट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों हे और ऊपर वाला जो है वो पेस्ट हो गया है, तो हे और सिद्धांत नहीं दिया गया है ये। तो इन 3 के आधार पर आप अपना आंसर चयन कीजिए। दोस्तों देख लेते हैं हम यहीं पे इसको। देखिएगा, भट्ट लोलट का सभी को याद है क्या हो जाएगा, भट्ट लोलट का क्या हो जाएगा, उत्पत्तिवाद हो जाएगा जो आगे विकल्प में होगा। और भट्ट नायक का क्या हो जाएगा, भुक्तिवाद हो जाएगा। अभिनव गुप्त का क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास दिए गए हैं
विकल्प दिए गए हैं तो हम यहाँ से आराम से इसको मैच कर देंगे। 74 का हमारा ऑप्शन देख लीजिए। 74 हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना था। दोस्तों फिर बता देती हूँ, भट्ट लोलट जो है वो उसका क्या है, भट्ट लोलट का क्या हो जाएगा हमारा उत्पत्तिवाद, जो 5 ऑप्शन में है, तो एक के साथ हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है जो 2 है, इस 2 में हमारा आ जाएगा अनुमतिवाद। अनुमतिवाद किसका था? तो जो हे हो सिद्धांत है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है? संकुक। हे हो जो दिया गया है ये नहीं है, ये यहाँ पर हे हो नहीं, सिद्धांत नहीं है, ये कौन है? हमारा संकुक है। तो संकुक का क्या हो जाएगा? अनुमितिवाद हो जाएगा। और फिर भट्टनायक का क्या हो जाएगा? का भुक्तिवाद हो जाएगा। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा। विकल्प को देखें तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो विकल्प यहाँ पर B4 बोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प है हमें दिए गए हैं। सूची 1 में है प्रतीक, विशाल भारत, चांद। और सूची 2 में दिए गए हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, अज्ञे, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और प्रेमचंद। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। दोस्तों अगर एक भी हमें याद है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा। देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा D4 डॉग। प्रतीक किसकी है? हम सभी जानते हैं किसकी है, प्रतीक किस आंसर हो जाएगा हमारा D4 डॉग। प्रतीक किसकी है? अज्ञे जी की है ना। विशाल भारत किसकी है? आपकी बनारसीदास चतुर्वेदी की है। और ये यहाँ पर विशाल भारत नहीं है। चांद देखो, चांद किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। तो ये जो 3 दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कोई जो पत्रिका थी वो गलत टाइप हो गई है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D4 डॉग हो जाएगा। दोस्तों आशा रखती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा टेस्ट। कुछ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हैं जिसके लिए मैं आपसे वास्तव में क्षमा मांगना चाहूँगी कि ये टाइपिस्ट के द्वारा कुछ टाइपिंग मिस्टेक की गई हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि इस टेस्ट से हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है। कोई बात नहीं, अगर 1-2 मिस्टेक हो भी गई हैं तब भी हमें यहाँ से बहुत अधिक फ़ायदा मिल रहा है। हम क्वेश्चन कर अपना स्कोर जान सकते हैं। कुछ नई चीज़ें हमें टेस्ट से मिल रही हैं। यहाँ टेस्ट से कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं, उनको अपने जो नोट्स हैं उस नोट्स में उतार लीजिए ताकि रिवीजन करो तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएं। और इसी तरह से हम रोज़ाना टेस्ट करते रहेंगे। लास्ट टेस्ट जो हमारा पीछे हुआ था वहाँ तक हम करेंगे। ये लगभग 15 टेस्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ। 15 से 20 टेस्ट आपके हो जाएंगे जब तक आपके पेपर की डेट फिक्स होगी कि किस डेट को हिंदी साहित्य का पेपर है, तब तक हम 15 से 20 क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। और आशा रखती हूँ कि सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ इसमें से आपको अच्छा नहीं लग रहा है या तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो कहना चाहूँगी अवश्य कमेंट करके मुझे बता दें। मैं उसके ऊपर गौर करूँगी और अपना जो तरीका है वो चेंज करने की भी कोशिश करूँगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे से लाइक का सिंबल देकर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए मैं लेकर आती हूँ टेस्ट कि मुझे पता है कि चाहे जो भी हो जाए, देखो हमें रिजल्ट निकालना है। हर हाल में हमें रिजल्ट लेकर रहना है, चाहे टीचर की मेहनत हो, चाहे हमारी मेहनत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें रिजल्ट लेना है। और रिजल्ट लेने के लिए मुझे भी मेहनत करनी है और आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। बिना मेहनत के ठाले बैठे कभी किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपके मस्तिष्क में कोई गलतफहमी है तो निकाल दीजिए कि हम पैसे देकर करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा दोस्तों। रिजल्ट हमेशा मेहनत मांगता है और मेहनत यदि ईमानदारी से की गई तो सरस्वती माँ कभी किसी का नहीं रखती। आपने बहुत बार सुना होगा।
सरस्वती माँ कभी किसी का नहीं रखती है। अगर वास्तव में आपने मेहनत किया तो वो आपको परिणाम देगी ही देगी। जैसी मेहनत करेंगे वैसा फल आपको काटने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, बस इसी आशा के साथ आज वीडियो समाप्त करती हूँ कि सभी ईमानदारी से कठिन मेहनत करेंगे और सभी रिजल्ट लेकर आएंगे। जय हिंद।